हेलो लर्नर्स। सोलर एनर्जी एंड पीवी प्लांट डिजाइनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं साइट सर्वे और एनालिसिस के बारे में। साइट सर्वे कितना इम्पोर्टेंट है और साइट सर्वे हमें किस तरह से करना है, सर्वे के बाद क्या क्या असेसमेंट करना है, साइट सर्वे के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से साइट सर्वे करना है और उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखिए, साइट सर्वे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है हमारी पीवी प्लांट डिजाइनिंग में, क्योंकि आपका जो सोलर प्लांट रहेगा, जो सोलर पावर प्लांट रहेगा, पीवी प्लांट जो रहेगा, वो तभी करेक्ट बन पाएगा, तभी परफेक्ट बन पाएगा जब आपका साइट सर्वे अच्छा होगा, जब आपका साइट सर्वे परफेक्ट होगा, जब आपका साइट सर्वे क्वालिटी वाइज होगा कि आपने कितनी क्वालिटी का ध्यान रखा, किस तरह से आपने साइट सर्वे किया है और कितना परफेक्ट आपने साइट सर्वे किया है, आपने हर एक छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखा है। तो उन सब के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पैदा करता है साइट सर्वे और उसका एनालिसिस। तो इस क्लास के अंदर हम पूरा उसी के ऊपर देखेंगे कि साइट सर्वे क्या होता है, किस तरह से किया जाता है और उसका एनालिसिस कैसे करना है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। देखिए, साइट सर्वे के लिए सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो साइट सर्वे के लिए हमें किट ले जानी जरूरी होती है कि जिस भी जगह पे आप साइट सर्वे कर रहे हो तो उसमें किट क्या क्या रखनी है, तो उसके बारे में है। तो देखिए, साइट सर्वे के लिए आपका जो कुछ किट के जो मेन पार्ट है उसमें एक है कैमरा। कैमरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप साइट को विजुअली देख के आएंगे लेकिन हो सकता है कि आप उस चीज को भूल जाओ, तो इसलिए हर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कहीं पे ऑब्स्टेकल्स लगे हुए हैं तो उनका फोटो क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो आप ड्रोन कैमरा का यूज़ कर सकते हैं और ड्रोन कैमरा की मदद से टॉप एंगल से उस साइट का फोटोज लें, ताकि आपको जब भी आप उसका डिजाइनिंग करें तो उसमें एनालिसिस में आपको मदद मिले। अब साइट सर्वे अलग अलग तरह की होती है। जैसे अगर आपका प्योर ग्राउंड माउंटेड है और तो उस पे आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके ट्रीज कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स है, कहीं पे बिल्डिंग तो नहीं बनी है या ऐसी जो भी चीजें जो बीच में आ सकती है जिनको आपको दूर रखना है, तो उन सब का ध्यान आपको रखना है, कौन सी कितनी दूरी पे है। तो उन सब का फोटोग्राफ अगर आपके पास रहेगा तो आप दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन रहेगा, पूरा आइडिया क्लियर रहेगा कि किस जगह पे क्या आ रहा है। तो इसलिए कैमरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किट का जो पार्ट है वो है। उसके बाद अगर आप बात करें स्क्रू ड्राइवर की, देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है कि साइट सर्वे के टाइम पे आपको कुछ चीजें है उसको खोलना पड़ सकता है, कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपका स्क्रू ड्राइवर भी बहुत इंपॉर्टेंट किट का एक पार्ट है। फिर हम बात करें मेजरमेंट टेप की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको साइट सर्वे के टाइम पे मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। आपको हर एक चीज का मेजरमेंट करना पड़ेगा कि आपकी जो साइट है वो अगर रूफ टॉप बिल्डिंग है तो रूफ टॉप की हाइट क्या है, अगर उसकी चौड़ाई क्या है, उसका एरिया क्या है, अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल है जैसे कोई टंकी है या कोई भी ऐसी जो चीज है, कोई वाल है ऐसी, तो वो क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना रखना पड़ेगा। जैसे आपको अगर ट्री भी लगाया तो ट्री की हाइट क्या है, ट्री का जो डायमीटर है वो कितना है, उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना। वो आएगा आपका मेजरमेंट टेप, उस टाइम काम आएगा कि मेजरमेंट टेप से आप उसका पूरा मेजरमेंट लेंगे। फिर एक चीज होता है सोलर पाथ फाइंडर। देखिए, सोलर पाथ फाइंडर कुछ इस तरह से होता है, ये किट होती है। इस किट को आप ले जाके आप जिस भी एरिया पे रखेंगे तो उस एरिया पे अगर आप रखेंगे तो ये आपको सोलर पाथ फाइंडर बता देगा कि किस टाइम पे आपका सन किस जगह पे रहेगा, और उसमें ये आपको ये भी बता देगा कि उस लोकेशन पे किसी ट्री या कोई भी ऐसा बड़ी चीज उसकी शेड आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितनी बजे आएगा, उस पूरे का ये एनालिसिस बता देगा। जैसे ये यहाँ पे किसी जगह पे रख रखा है, उसमें जिस जगह पे रखा है उस पर ये टाइम, इसमें टाइम दिखा था कितनी बजे का टाइम है और इसके हिसाब से ये मंथ दिखा था कौन से मंथ में क्या रहेगा, तो इसमें ये पूरा क्लियर बता देगा आपको कि इस मंथ में इसका जो शेड है वो इस जगह पे आएगा। जैसे ये ट्री का शेड इस जगह पे आ रहा है तो इस पे बता रहा है कि इतने टाइम पे इस जगह पे इसका शेड आएगा। तो इसकी मदद से आप पूरा चेक कर सकते हो कि आपका जो सोलर का पाथ कैसा रहेगा और आपका जो एरिया है उसमें जो आसपास की चीज है उसका शेड आ सकता है या नहीं आ सकता उस लोकेशन पे, तो वो उसके द्वारा पता चलेगा। फिर आपको नोट और पेन ले जाना बहुत जरूरी, क्योंकि आप जो भी वहाँ पे आप वर्चुअली देखोगे, विजुलाइज करोगे, जो भी आप साइट पे देखोगे उसको एक आपको उसका जो एक ड्राइंग देना बनाना पड़ेगा उसके प्लान का,
कि अगर आपको जैसे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की जो रूफ है, रूफ का एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा। उसमें आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, जैसे कोई टंकी आ गया, कोई ऐसी एसी का जो एचवीएसी का जो वो होता है कंप्रेसर वगैरह वो आ गया, या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जो ऊपर लगी हुई है, तो उनको आपको उसमें दर्शाना पड़ेगा और हर एक की मेजरमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। तो पेन और नोट दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी। और सबसे लास्ट है लेडर। अगर आपका हाइट पे वर्क है तो उसमें आपका लेडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कस्टमर के पास, आपके क्लाइंट के पास हमेशा लेडर अवेलेबल हो। तो लेडर के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइट सर्वे से पहले अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए कि वो लेडर अवेलेबल कराएगा या नहीं। अगर उसके पास लेडर अवेलेबल है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर नहीं है तो फिर आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे आपको हाइट पे चढ़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए लेडर आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो ये सारी चीज़ें साइट किट के अंदर आ जाती है। अब हम बात करें साइट असेसमेंट किस तरह से करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, तो उस चीज़ का अगर ध्यान रखें तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो आप जिस भी साइट पे जा रहे हैं, जिस भी जगह पे आपका सोलर प्लांट लगा रहे हैं, उस जगह पे 9 बजे से 4 बजे के बीच में शेड नहीं आना चाहिए। देखिए, शेड आने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे दिसंबर मंथ में, 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे जो सन होता है सन लो वेस्ट पे होता है। तो उस टाइम पे आपका शेड जो रहेगा उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उसको आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो भी लोकेशन है, जिस भी जगह आप लगा रहे हो वहाँ पे शेड नहीं आना चाहिए। फिर आपका जो प्लांट है, आपका जो सोलर प्लांट है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से शेड आ सकता है, उसकी हाइट से 3 टाइम्स दूर रहना चाहिए। तीन उसके 3 टाइम्स दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम शेड रहेगी वो उसके 3 टाइम्स रहेगी इस टाइम के अंदर। तो उस शेड जो है, आपका जो प्लांट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट से 3 टाइम्स दूर रहना चाहिए। फिर है कि आप जहाँ पे भी आपको इंस्टॉलेशन करवाना, वहाँ पे मोबिलाइजेशन का एक्सेस है या नहीं। जैसे आप इंस्टॉलेशन करने गए, कोई रूफ के ऊपर है, कोई बिल्डिंग डबल स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर आपको उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऊपर जाने का रास्ता सीधा नहीं है, तो आपका जो भी जो सोलर मॉड्यूल रहेंगे, जो फ्रेम रहेगी, जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसको ऊपर तक ले जाने के लिए आपके पास अगर एक्सेस नहीं है, तो फिर आपको कोई एक क्रेन हायर करना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपका कॉस्ट पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना कि आपका जिस जगह पे आपको इंस्टॉलेशन करना है, उसके लिए आप मोबिलाइजेशन कर सकते हो, उसका एक्सेस है या नहीं है, जिस जगह पे जाना है वहां पे जाने का रोड है या नहीं है। तो उसके बारे में पूरा आपको असेसमेंट करना है। फिर आपको जो आपका जो कस्टमर है उसकी बेसिक डिटेल्स, जैसे कि उसका नेम, एड्रेस, और उसकी जो बिल्डिंग है, जैसे उसका जो लोड रहेगा वो कमर्शियल रहेगा, रेजिडेंशियल रहेगा, इंडस्ट्रियल रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में भी आपको पूरा असेसमेंट करना है, उससे पूरा लेना है। उसकी जीपीएस लोकेशन लेनी है, और ये जीपीएस लोकेशन से उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप लीजिए, ताकि आप उसकी डिज़ाइनिंग करने में, आप उसका असेसमेंट करने में, कि उसका पाथ फाइंडर, जैसे जो मैंने आपको टूल्स बताया ऑनलाइन, हम सन का पाथ कैसे फाइंड करते हैं, और वहाँ पे जो हमारा जो पोटेंशियल क्या रहेगा इसका इसका पोटेंशियल क्या रहेगा सोलर पावर जनरेशन का, तो वो चेक करने के लिए हम सोलर जीआईएस हो गई, या फिर जो पाथ फाइंड सोलर पाथ देखने का जो मैंने आपको बताया था एक टूल, तो वो वेब पे हम वो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा चेक कर सकते हैं कि उस लोकेशन का जो डेटा है, जो वेदर डाटा है, वो हम कलेक्ट कर सके। फिर आपको देखना कि उस जगह का एनुअल सनलाइट क्या क्या रहेगा, मतलब कि वहाँ पे सोलर इरेडियंस कैसा है। तो उसके लिए आप क्या पास अगर लोकेशन आएगी, तो आप सोलर जीआईएस जो मैंने आपको बताया, उसके द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं कि उस जगह पे जो सोलर इरेडियंस है वो कितना है। और आपको अपने कस्टमर का इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेट करना है कि उसका टोटल लोड कितना है, वो कितना उसका कंजप्शन है, एनुअल लोड कितना है, और उसका जो यूजेज ऑफ टाइम में, लोड का यूजेज ऑफ टाइम में किस टाइम पे कौन सा लोड यूज करता है, ये आपको असेसमेंट करना है। उसका टाइप ऑफ लोड क्या है, कि कितने कितने टाइप के, इंडक्टिव लोड कितना है, रजिस्टिव लोड कितना है, ये इनके बारे में देखना है आपको। फिर उसका जो टोटल कनेक्टेड लोड है उसके बारे में पूरा आपको नॉलेज रखना है कि टोटल कनेक्टेड लोड का साइज कितना है, और उसके लोड का टाइम क्या है, कि वो कितने टाइम तक किसी लोड को चलाता है। जैसे उसके पास अगर पंप है, तो वो पंप कितने टाइम के लिए चलाता है वो, और किस टाइम पे चला जाता है। तो टाइम ऑफ लोड और यूजेस टाइम ऑफ लोड, ये दोनों आपको ध्यान रखना कि उस लोड को कितने टाइम तक यूज करता है। जैसे कोई कोई चीज होती है, जैसे अब जो एयर कंडीशनर होता है
वो सिर्फ गर्मियों में ही यूज़ करते हैं, सर्दियों में उसका यूज़ नहीं करते हैं। वैसे जो हीटर होता है उसको सर्दियों में यूज़ करते हैं, गर्मियों में यूज़ नहीं करते। तो इन सब के बारे में आपको पूरा असेसमेंट करना है उसके साइट पे जाके। फिर अगर हम बात करें कि एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे सिंपल मेथड अगर मैं बताऊं तो सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है कस्टमर का, उसको चेक करिए। क्योंकि जो भी डिस्कॉम कंपनी होती है वो कस्टमर के इलेक्ट्रिसिटी बिल में पूरा एक साल तक का, लास्ट एक साल तक का यूजेज उसमें दिखाती है। तो आप लास्ट 12 मंथ्स की रीडिंग लीजिए, तो वो आपका एनुअल कंजप्शन उसका दिखा देगा कि ये आपका एनुअल कंजप्शन है। अब वहां से आपने लास्ट 12 मंथ का एनुअल कंजप्शन आपने ले लिया कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था उससे चेक कर लिया आपने कि उसका एनुअल कंजप्शन लास्ट 12 मंथ में क्या था, उसके साथ आप चेक कर लोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर कस्टमर से आपको पूछना है कि उसका कोई फ्यूचर में प्लानिंग तो नहीं है कि वो फ्यूचर में कुछ लोड एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहे, जैसे कुछ अपडेशन करवा रहा हो अपने जो प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके बारे में आपको कस्टमर से पूछना है। और थर्ड चीज ये रहेगी कि आपका जो कस्टमर है उसको आप टिप्स दीजिए कुछ, जिससे वो उसके अंदर लोड के अंदर उसका जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके, मतलब कि उसका जो कंजप्शन है वो कम कर सके। जैसे अगर वो फ्लोरोसेंट बल्ब यूज कर रहा है तो उसको बोलिए कि आप फ्लोरोसेंट की जगह एलईडी यूज करिए। या अगर वो 3 स्टार रेफ्रिजरेटर या जो भी ऐसी चीजें जो 3 स्टार 2 स्टार यूज कर रहा है तो उसको बोलिए कि आप 5 स्टार यूज करिए। तो उससे क्या होगा कि उसका कंजप्शन है, उसका जो लोड का कंजप्शन है वो कम होगा। तो ये आप उसको कुछ टिप्स दे सकते हैं। तो ये सारा चेक करने के बाद फिर आप उसका एनुअल लोड निकालिए कि उसका एनुअल लोड क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए कि उसका 12 मंथ का लोड आया 12,500 किलो वाट आवर, मतलब कि उसका ईयरली लोड आया 12,500 एनर्जी कंजप्शन आया इसका ईयरली। अब कस्टमर आपको बोल रहा है कि मैं इसके साथ आने वाले टाइम में एक 2.5 किलोवाट का एसी और लगाना चाहता हूँ। तो वो एसी अगर उसके साथ आप देखोगे तो उस एसी का जो वो एसी लगाना चाहता है वो एसी डेली चलेगा 5 घंटा। मान लीजिए वो 5 घंटा चलेगा, प्लस उसको वो यूज करेगा गर्मी के सीजन में, मतलब मान लीजिए उसको 19 डेज या 100 डेज के लिए यूज करेगा। तो उससे आप उसका कंजप्शन देख लीजिए कि वो कितना कंज्यूम करेगा। तो उसको अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1250 kWh किलोवाट आवर। मतलब कि आप ये वाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका जो अभी लेटेस्ट जो अपडेटेड एनुअल लोड होगा वो हो जाएगा आपका 13,750 किलो वाट आवर। ये इसका एनुअल कंजप्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप उसको जैसे कुछ टिप्स देते हैं कि आपने ये करिए कि आप जो आपके जो फ्लोरोसेंट बल्ब है आपके 100 वाट के बल्ब है उसको आप चेंज करिए 10 वाट के बल्ब से। तो ऐसे उसने 10 बल्ब थे, उसने 10 बल्ब चेंज कर दिया इससे। तो आप उससे ये चेक कर लेते हैं कि उसका कितना लोड कम हुआ। तो वो आप उसमें से माइनस करके चेक कर सकते हैं कि आप उनके जो बल्ब थे वो कितने घंटे चलते थे। तो ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर उसका 100 वाट के बल्ब 10 बल्ब है, वो दिन के 100 वाट के 10 बल्ब दिन के चलते हैं, जैसे 6 घंटा चलते हैं। और वो चलते हैं पूरे साल में 360 दिन चलते हैं। 5 दिन किसी कारण वश नहीं चलते तो इतना चलता है। तो ये आप उसका पुराना था, तो ये वाला पुराना था। फिर आप नया चेक करोगे तो नए के हिसाब से आप देखोगे कि आपने 10 वाट इंटू 10 इंटू 6 इंटू 360। तो जो पुराना वाला है उसमें से जो पुराना वाला आपका आया वो आपका 13,750 है, उसमें से आप माइनस कर लोगे। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ तो यहाँ से, ताकि अपन को पूरा क्लियर हो जाए कि किस तरह से मैं आपका कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो आपको भी पूरा क्लियर रहे कि हाँ इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है। वैसे डिजाइनिंग वाले पार्ट में मैं आपको ये कैलकुलेशन पूरा क्लियर बता दूंगा कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, किस तरह से आपको एनर्जी मीटर रीड करना है।
एनर्जी मीटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह से रीड करना है उस तरह से आपको बता दूंगा। तो देखिए 1350 13,750 ये उसका फ्यूचर प्लानिंग ऐड करने के बाद आपका आया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके पास 100 वाट का बल्ब था, जो टोटल 10 बल्ब थे, और वो एक बल्ब 6 घंटा चला जाता और साल में 360 दिन तक वो चला जाता। तो उसका जो उसके द्वारा एनर्जी कंजप्शन हो रहा वो इतना हो रहा। मतलब अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 216 और 1 2 3 1 2 3 4 3 और एक और 4, उसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2160 किलोवाट आवर। ये इतना उसका एनर्जी कंजप्शन उसकी वजह से आ रहा था 100 वाट के बल्ब। अब आपने उसको बोला कि आप इस 100 वाट के बल्ब को 10 वाट के एलईडी बल्ब से चेंज कर दीजिए, तो अब उसका जो लेटेस्ट कंजप्शन जो होगा आने वाले टाइम में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको इससे चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा सिंपल 216 किलोवाट आवर। मतलब कि आपने उसके 13,750 जो था उसमें से आपने 2160 जो एनर्जी कंजप्शन है इतना हो रहा था उसको माइनस करा दिया, और फिर उसके बाद आपने सिर्फ उसके अंदर उसको माइनस करा के सिर्फ 216 जोड़ दिया। तो उसका जो लेटेस्ट वाला वो होगा वो अराउंड होगा, जैसे अगर ये चेक करें तो ये हो जाएगा अराउंड 11590 राउंड हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मैंने एकदम एग्जैक्ट निकाला नहीं है। और इसके के साथ ये 216 प्लस हो जाएगा, तो उसका जो लेटेस्ट एनर्जी कंजप्शन जो आएगा, एनुअल कंजप्शन जो आएगा वो करीब करीब हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा 11,806, जो 13,750 होने वाला था वो इतना हो गया। तो ये आपका एनर्जी कंजप्शन आ गया, उसका ईयरली एनर्जी कंजप्शन आ गया। अब आप वो ईयरली एनर्जी कंजप्शन में से अगर आपको निकालना है कि उसका, अब आपको जो किलोवाट साइजिंग जो इसका जो सोलर प्लांट का साइजिंग आपको चेक करना है। आपको कैसे चेक करना है कि अगर उसका एनुअल कंजप्शन 11,800 है, 806, इसको हम राउंड ऑफ करके 12,000 कर लेते हैं, ठीक है, 12,000 है। तो आपको क्या चाहिए कि डेली का जनरेशन जो होना चाहिए, डेली का जनरेशन निकालने के लिए आपको 365 से डिवाइड करो, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो उससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो उससे डिवाइड करने के बाद आपका आएगा, मैं अपना कैलकुलेटर ले लेता हूँ ताकि मेरे को आसानी रहेगा इसका कैलकुलेशन करने में। तो 12,000 को 365 से डिवाइड अगर मैं करता हूँ तो 32.87 किलोवाट आवर, मतलब कि इसको मैं 33 ले लेता हूँ राउंड ऑफ। इतना मेरे को एनर्जी जनरेशन चाहिए। अब आपने वहाँ का चेक कर लिया कि आपका जो डेली सोलर इरेडियंस है वो आपका आया, मान लीजिए 5 किलोवाट आवर। डेली सोलर इरेडियंस जो है आपका 5 किलोवाट आवर आया। तो आपको अगर उस प्लांट का जो आपका साइजिंग है उसको अगर आपको चेक करना होगा तो क्या करेंगे आप, 33 को जो आपका डेली किलोवाट आवर जो था आपका वहाँ का जो पीएच है, जो पिक्सन आवर जो है डेली आपका एवरेज, वो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका 6.6 इतना आपका इसका ये आ गया, इसका जो साइज है आपका पावर प्लांट का साइज की। आपको उसके लिए 6.06 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना, ताकि उसका जो एनुअल कंजप्शन है वो इसके थ्रू हो जाए और टोटल जो है उसका इसके ऊपर डिपेंड कर जाए। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन भी करना है उसका। ये डिजाइनिंग वाले पार्ट में आपको और अच्छे से समझा दूंगा मैं। तो इस तरह से आपको पूरे सोलर प्लांट का जो साइज सोलर प्लांट की जो साइट है उस साइट का सर्वे करना है और पूरा असेसमेंट करना है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया है। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फाइनेंशियल मॉड्यूल के बारे में देखेंगे कि कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, कितना फाइनेंस लगता है, उन सब के बारे में फाइनेंशियली हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारी क्लासेस रहेगी वो डिजाइनिंग के ऊपर रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।